हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सेलुलर इंजरी क्या होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि फ़र्ज़ किया ये एक सेल है, इसके ऊपर आपने स्ट्रेस इस अमाउंट में डाला है कि वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। अडॉप्टेशन हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो अगर सेल इस तरह का स्ट्रेस डालें जिसमें वो अडॉप्ट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमें सेल में इंजरी देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं सेलुलर इंजरी। अब ये डिपेंड करता है कि हमने ऊपर से जो स्ट्रेस डाला है वो किस नौइयत का था, उसकी सीवियरिटी कितनी थी, टाइप किस तरह का था। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि न्यूरॉन और स्केलेटल मसल की। अब न्यूरॉन जो है उसके ऊपर जो इस्कीमिक इंजरी उसकी बनिस्बत जो स्केलेटल मसल है उसमें ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूरॉन की बात करें तो इसमें तकरीबन हमारे पास अगर इस्कीमिया होगा तो 4 मिनट के अंदर इंजरी होना शुरू हो पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, जैसे कि हमारे पास 8 से 20 मिनट की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद जाके हमारे पास स्केलेटल मसल में इंजरी आपको देखने में मिलती है। इसके अलावा 2 तरीके और हो सकते हैं कि एक चीज़ है स्लो डेवलप होना और दूसरी चीज़ है हमारे पास एक एक्यूट स्कीमा है, एकदम से डेवलप होना। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर तो फ़र्ज़ किया हमारे पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो स्टेनोसिस हमारे पास क्या होता है, एकदम से डेवलप नहीं करता, स्लोली प्रोग्रेशन होती है प्लेग की, आहिस्ता-आहिस्ता करके जो हमारे पास ब्लड वेसल है वो क्या करती है, आगे ब्लड फ्लो उसमें कम होना शुरू हो पड़ता है जो आगे जा रहा होता है। तो एक कंडीशन ये और एक दूसरी चीज़ है कि किसी जगह से हमारे पास प्लेग टूटा और आके रीनल आर्टरी में जाके हमारे पास जमा हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्बोलाई बोलते हैं। तो एम्बोलाई का आना और एक तरफ हमारे पास क्या कहते हैं, स्टेनोसिस का डेवलप होना। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्लोली डेवलपिंग स्कीम है, जैसे एग्जांपल के तौर पे थीरोस्क्लेरोसिस इन्होंने बोला हुआ है, उसकी वजह से हमारे पास देखने में मिलेगी एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब है साइज का डिक्रीज होना। इसकी बनिस्बत हमारे पास जो रीनल आर्टरी इम्बोलस अगर आएगा तो उसकी वजह से हमारे पास हमें देखने को मिलेगा इंजरी। अब एट्रोफी जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि इसमें हमारे पास सेलुलर इंजरी नहीं होती, ये एक सेल का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सेल अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे सेलुलर इंजरी किस किस चीज़ में हो सकती है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकती है, या एक्सेस जिसे हाइपरविटामिनोसिस बोलते हैं हम, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, और जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हमारे पास हो सकती है। अभी हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हाइपोक्सिया को देख लेते हैं। अब हाइपोक्सिया में क्या होता है, हमारे पास जो ऑक्सीजन डिलीवरी है किसी भी टिश्यू को कम हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे पास हमें सेलुलर इंजरी देखने को मिलेगी। अब ऑक्सीजन ज़रूरत की होती है, तो आपको पता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में हमारे पास एंड पे क्या बनता है, एटीपी। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ऑक्सीजन कम होगी तो उसकी वजह से एटीपी की फॉर्मेशन कम होगी। तो अगर ऑक्सीजन कम है तो उसकी वजह से क्या करेगा, सेल जो ये नॉर्मली एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू एटीपी बनाता था, तो वो एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनारोबिक में जब कन्वर्ट होगा तो उसकी वजह से हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड जब हमारे पास ग्रो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल की इंजरी काज होगी, या सेल के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो पड़ेंगे। तो वो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि डिक्रीज ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन किस लिए रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। अगर तो हम डिक्रीज करते हैं ऑक्सीजन या इम्पेयर करते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन होगी। अब एटीपी अगर कम होगा तो उसमें क्या होगा, सेल में हमारे पास सेलुलर इंजरी होगी। काज क्या होगा, हमारे पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। अच्छा, अब कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया इंक्लूड इस्कीमिया, हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब हाइपोक्सिया तो बनिस्बत हमने पहले ये बोला था कि ये इसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होती है। अब ऑक्सीजन की डिलीवरी किस तरह से हमारे पास कम हो सकती है, तो तीन चीज़ें हैं। एक है इस्कीमिया, दूसरा है हाइपोक्सीमिया, और तीसरा है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब इस्कीमिया का क्या मतलब होता है, हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है किसी ऑर्गन को वो कम हो जाए। तो उससे क्या होगा हम देखते हैं। तो इस्कीमिया इज डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू एन ऑर्गन। अब इसकी वजह से अगर आप कहते हैं कि डिक्रीज आर्टीरियल परफोरेशन होती है, परफ्यूजन होती है, तो वो किस में आपको देखने में मिलेगा, तो अथीरोस्क्लेरोसिस या थीरोस्क्लेरोटिक प्लेग जब बनता है तो उसकी वजह से क्या होगा, परफ्यूजन कम होगी। दूसरी एग्जांपल है बुट कैरी सिंड्रोम। इसमें हमारे पास वीनस ड्रेनेज जो है उसमें
जो है वो कम हो जाती है। तीसरी एग्जांपल दी हुई है हमारे पास शॉक। शॉक में क्या है, हमारे पास जनरलाइज हाइपोटेंशन होती है और उसकी वजह से हमारे पास टिश्यू की परफ्यूजन जो है वो कम हो जाती है। तो तीनों चीज़ें डिफरेंट है, एक है आर्टीरियल परफ्यूजन, एक है वीनस की ड्रेनेज, और तीसरे में हमारे पास जनरलाइज हाइपोटेंशन आपको देखने में मिलेगा। अब ये चीज़ें फर्दर क्या है, तो ये आगे हम जाके पढ़ेंगे, फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब हाइपोक्सीमिया की बात करें तो हाइपोक्सीमिया में बाकी सारा कुछ ठीक होगा, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा। अब जो पार्शियल प्रेशर कम है तो किस वजह से हो सकता है पार्शियल प्रेशर कम, तो वो हम देख लेते हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो है वो हाई अल्टीट्यूड है। तो लोग जिस तरह पहाड़ों वाली साइड पे रहते हैं, या जो बहुत जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह मतलब 15-20 हज़ार फुट की हाइट पे जो पहाड़ है, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा रहता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि बैरोमेट्रिक प्रेशर वहाँ पे कम होता है, और जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे आपको कम देखने में मिलता है। हाइपोवेंटिलेशन है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज पार्शियल प्रेशर रिजल्ट इन डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो कम होता है। हाइपोवेंटिलेशन की एग्जांपल किस तरह आप कह सकते हैं, रात को जिस तरह आप सोते हैं तो उस वक्त जो है वो वेंटिलेशन कम होती है, या पौधे के नीचे किसी वक्त सो रहे हो तो उसमें भी आपको जो वेंटिलेशन है वो आपकी कम होती है। एक और एग्जांपल है डिफ्यूजन डिफेक्ट। डिफ्यूजन डिफेक्ट में हमारे पास क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो ऑक्सीजन को पुश कर सके ब्लड में। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो बैरियर है वो क्या होता है, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग है, अगर हम कहते हैं तो लंग में हमारे पास जो लंग का टिश्यू है, नॉर्मली अगर उसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है, अगर फाइब्रोसिस की वजह से उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही है वो तेज़ी से हो रही थी, लेकिन जब थिकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है फाइब्रोसिस की वजह से, या कैल्शियम बीच में डिपॉजिट होना शुरू हो पड़ा है उसकी वजह से, तो यहाँ पे जो अब ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होगी तो बहुत ज़्यादा कम होगी या स्लो होगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन डिफेक्ट। एक और एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। अब वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच में क्या होता है कि ब्लड बायपासिस ऑक्सीजनेटेड लंग, जिस तरह हमारे पास सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, जिस तरह राइट टू लेफ्ट शंट में, और ऑक्सीजनेटेड एयर कैन नॉट रीच ब्लड। जिस तरह हमने पहले पढ़ा होगा कि हार्ट में जब प्रॉब्लम आता है, अगर फ़र्ज़ किया हार्ट के किसी एक चैम्बर से दूसरे में ब्लड जा रहा है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है, तो जब अगर हार्ट पंप करेगा तो उसकी वजह से जब ब्लड जाएगा आगे ऑर्गन्स को, तो उसमें जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी वो कम होगी बनिस्बत ऑक्सीजनेटेड ब्लड के। तो जब आगे ब्लड हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुंच रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, एट द एंड रिजल्ट जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगी। वेंटिलेशन उस चीज़ को बोलते हैं जो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है, और परफ्यूजन जो है हमारे पास लंग्स से ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आती है तो उसको हम बोलते हैं परफ्यूजन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्लड में अगर नहीं पहुंच सकती ऑक्सीजन तो वो कौन सी कंडीशन है, तो वो एटिलैक्टिसिस। एटिलैक्टिसिस में हमारे पास क्या होगा, जो लंग के एल्व्यूलाई हैं उनमें डिफेक्ट आएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन आगे ब्लड में नहीं जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब ऑक्सीजन कैरी किस तरह होती है, आपको पता है आरबीसी में हमारे पास हीमोग्लोबिन की थ्रू होती है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल एनीमिया में हम देखते हैं, तो एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन जो कैपेसिटी है कैरी करने की हीमोग्लोबिन की, वो हमारे पास कम होगी। तो अगर फ़र्ज़ किया जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो उसकी वजह से हमारे पास ऑर्गन्स जो हैं उनको भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, लेकिन डिफेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था कि जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो ब्लड की वो कम हुई है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अराइज विद डिक्रीज हीमोग्लोबिन, या लॉस और डिसफंक्शन किसी भी वजह से हो सकता है हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट, या तो मुकम्मल तौर पे डिफेक्ट होगा, या तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होगी जिस तरह हम एनीमिया में देखते हैं। तो एनीमिया में क्या होता है, डिक्रीज इन आरबीसी मास होगा, जब सेल का मास कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी उसके अंदर क्या होगी, हमारे पास कम होगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ एक देखने में आपको मिलेगी कि पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे नॉर्मल होगा और सैचुरेशन भी हमारे पास नॉर्मल होगी। तो जब आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे एनीमिया के पेशेंट में तो आपको क्या होगी, सैचुरेशन उसमें नॉर्मल मिलेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड
पॉइजनिंग। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, तो एक अगर चीज़ आप, ये हमारे पास आरबीसी है, इसके ऊपर आपने ऑक्सीजन अटैच करनी है, और दूसरा आरबीसी है, उसके ऊपर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच किया है। तो इनमें अब डिफेक्ट क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप दो चीज़ें रखेंगे एक ही गठे जगह पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की तकरीबन 70 टाइम्स ग्रेटर है बनिस्बत ऑक्सीजन के। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होगी तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अटैच हो जाएगी आरबीसी के साथ। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होगी, फर्दर ऑर्गन की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, हमारे पास कम देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिफेक्ट आएंगे। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो फिनिटी है बनिस्बत ही ऑक्सीजन के साथ मैच अटैच करने की, तो वो ज़्यादा है। तो इसमें हमारे पास अब देखने को क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर तो सेम होगा लेकिन सैचुरेशन हमारे पास डिक्रीज हुई होगी। अब एक्सपोजर कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो स्मोक फ्रॉम फायर्स और एग्जॉस्ट फ्रॉम कार्स और गैस हीटर्स, ये आपके जो है सोर्स है। इसके अलावा आपको फाइंडिंग किस तरह मिलेगी, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो उस पर आपको चेरी रेड अपीयरेंस ऑफ स्किन मिलेगी। तो एमसीक्यूज डायरेक्ट यही आता है कि चेरी रेड अपीयरेंस आपको स्किन की किस चीज़ में देखने में मिलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह की कोई आप कहें कि गैस नहीं है कि जो आप इनहेल कर रहे हो तो आपको पता चल रहा हो कि मैं इनहेल कर रहा हूँ, जैसे कि पहले हमारे पास देखने को एक मिला था मरी में कि काफ़ी लोगों की वहाँ पे डेथ हुई थी, तो वजह हमारे पास क्या थी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग थी। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको हेडेक मिलेगा, उसके बाद जब टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा या ज़्यादा टाइम से आप इनहेल करें तो उसमें आपको फिर कोमा या सीडी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं मिथाइमोग्लोबिनीमिया। नॉर्मली क्या होता है, हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो आयरन होता है वो Fe+2 फॉर्म में होता है। अगर कोई कंडीशन है जिसमें हमारे पास आयरन Fe+3 फॉर्म में है, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, मिथाइमोग्लोबिनीमिया। तो आयरन जो है हीम में ऑक्सीडाइज फॉर्म Fe+3 में होगा, अगर कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर नॉट। इसमें क्या होगा कि अब ये वाला जो Fe+3 फॉर्म है ये इतना अच्छे तरीके से हीम के साथ बाइंड नहीं कर सकता, हीम के अंदर जो आयरन है उसके साथ, तो उसकी वजह से हमारे पास डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं मिथाइमोग्लोबिनीमिया। डिफेक्ट क्या होता है, सिंपल Fe+2 फॉर्म से Fe+3 फॉर्म में आयरन कन्वर्ट होता है। अच्छा, सीन विद ऑक्सीडेंट स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेंट स्ट्रेस आपको किस में देखने को मिलेगा, सल्फर ड्रग्स हैं या नाइट्रेट ड्रग्स जो हैं, या बच्चों में आपको देखने में मिल सकता है। क्लासिकल फाइंडिंग इसमें क्या होगी, हमारे पास चॉकलेट कलर्ड ब्लड होगा। तो ये भी सिंपल इसी तरह एमसीक्यूज आता है कि इसमें फाइंडिंग क्या होगी। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है, आपने इसमें आईवी देना है मिथाइलिन ब्लू, और ये क्या करेगा, ये सिंपल Fe+2 फॉर्म को Fe2+ स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे Fe+3 फॉर्म है, ये यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। तो ये था यहाँ का टॉपिक। अब हम देखते हैं आगे क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से सबसे पहले मुराद क्या है, तुम्हारे पास एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि एक नॉर्मल सेल है, इसके ऊपर आपने स्ट्रेस डाला है, अब ये इस पे इंजरी होगी है इसकी, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। अगर तो ये चीज़ यहाँ से वापस यहाँ पे आए और वापस ना जा सके तो हम उसे कहेंगे कि ये इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर ये यहाँ से चीज़ वापस आएगी, फॉर एग्जांपल ए से बी में आ सकती है, तो हम कहेंगे ये इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर ये बी से ए में वापस आ सकती है तो उसे हम कहेंगे कि ये रिवर्सिबल चीज़ है, ठीक है। अब पैथोलॉजी के रिलेटेड हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि हाइपोक्सिया, हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन कम होती है। अब जब एटीपी की फॉर्मेशन कम होगी तो सेल के अंदर क्या डिफेक्ट पड़ेगा, तो जो हमारे पास नॉर्मली हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप है, तो उसकी जो चीज़ है, मूवमेंट को ये क्या करता है, स्लो करता है, क्योंकि हमारे पास एटीपी कम है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सोडियम और वाटर सेल के अंदर ही रहता है, और सेल की क्या हमारे पास देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ड्यू टू सोडियम, क्योंकि सोडियम एक ऐसी चीज़ है जो कि वाटर को अपनी तरफ खींचता रहता है। दूसरी चीज़ है हमारे पास कैल्शियम पंप, जो कैल्शियम पंप है उसमें डिफेक्ट आएगा और कैल्शियम की डिपोजिशन क्या होगी, साइटोसोल के अंदर बढ़ना शुरू हो पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या होगी, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है, जिसकी वजह से हमारे पास, हमने कहा था एटीपी बनते हैं, तो वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में चली जाएगी, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, और लैक्टिक एसिड जब
हमारे पास होगा तो एसिड आता है, एसिड में हमारे पास क्या होती है, पीएच कम होगी, तो लो पीएच होगी। अब लो पीएच का हमारे पास डिफेक्ट क्या होगा सेल के ऊपर, तो ये हमारे पास प्रोटीन्स और डीएनए जो है उसको डैमेज करेगा। तो ये इस तरह हमारे पास इस तरह जो है डिफेक्ट आता है सेल के ऊपर। अब कहता है कि जो इनिशियल फेज है इंजरी की वो रिवर्सिबल है, लेकिन जब जो जो टाइम बढ़ता जाता है तो हम उसको कहते हैं कि आप सेल की जो इंजरी है वो इरिवर्सिबल हो गया। अब इरिवर्सिबल इंजरी में हमारे पास क्या होगा, और रिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। तो रिवर्सिबल इंजरी का जो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास हॉल मार्क है कि इसके ऊपर सिर्फ हमारे पास स्वेलिंग हुई होगी, और इरिवर्सिबल में क्या होगा, ये हमारे पास सेल बस्ट कर जाएगा। अब नॉर्मली जो हमारे पास हम कह रहे हैं कि स्वेलिंग हुई है सेल की, तो इसमें हमारे पास दो डिफेक्ट देखने को आपको मिलेंगे। एक साइटोसोल की स्वेलिंग होगी, तो उसकी वजह से हमारे पास लॉस ऑफ माइक्रोविलाई और मेम्ब्रेन में जो ब्लैबिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आप सेल की अगर देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो उसके अंदर आपको मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लैब्स देखने को मिलेंगे, और माइक्रोविलाई भी आप देख सकते हैं क्या होता है। और दूसरे नंबर पे जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्वेलिंग होती है, जैसा कि आपको पता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास काम करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम होगा, और उसकी वजह से हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होगी। अब जो जो हमारे पास टाइम गुजर रहा है, तो यही जो डैमेज है ये इरिवर्सिबल होना शुरू हो पड़ा है। अब इरिवर्सिबल डैमेज में हमारे पास आपको क्या देखने में मिलेगा कि जो मेम्ब्रेन है सेल की वो डैमेज हो जाएगी। तो फर्ज किया ये मेम्ब्रेन थी, अब इसके ऊपर आप कहते हैं कि यहाँ पे होल बनना शुरू हो पड़े हैं। अब हमारे पास सेल के अंदर जैसा कि आपको पता है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, तो एक सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर फर्ज किया हमारे पास यहाँ पे होल बन गए हैं, तो अब क्या होगा कि सेल का कंटेंट जो है वो सारा अंदर से बाहर लीक होना शुरू पड़ेगा। इसी तरह हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास अगर पोर्स बनना शुरू होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट बाहर आएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास अगर हम लाइजोसोम की बात करें, इसमें अगर डिफेक्ट आएगा तो इसका भी कंटेंट सारा जो है वो बाहर आना शुरू हो पड़ेगा। तो आप देखते हैं फर्दर इसमें हमारे पास क्या होता है। कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर डिफेक्ट होगा तो सोलिक इंजाइम लीक इनटू द सीरम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कार्डियक ट्रोपोनिन। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, तो इसमें क्या होगा कि जो इसके अंदर हमारे पास इंजाइम थे, जैसे कि लीवर डिजीज़ में आप देखते हैं कि, या कार्डियक डिजीज़ में देखते हैं कि हम टेस्ट करवाते हैं कार्डियक इंजाइम्स चेक करने के लिए। असल में क्या होता है, वो सेल के अंदर पहले से एक चीज़ जो इसकी इंजाइम्स है वो प्रेजेंट होती हैं। जो ये सेल बर्स्ट करता है या उसमें मेम्ब्रेन में भी कोई इशू आता है या पोर्स वगैरह बनते हैं, तो वही जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो अगर लीवर की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी AST ALT लेवल हम चेक करते हैं। इसी तरह का हार्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ट्रोपोनिन आई CKMB जो है ये कार्डियक एंजाइम है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ किया किसी और चीज़ की बात करते हैं तो उसका भी आप इसी तरह एग्जांपल के तौर पे यही लेते हैं कि सेल जो है हमारे पास बर्स्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि एक्यूट पेनकियाटाइटिस में हमारे पास क्या होता है कि सेल की इंजरी होती है और वही जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो निकल के इर्द गिर्द के एरिया को डैमेज करना शुरू हो पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो पड़ेगा। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की बात करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, और जो हमारे पास सेल की एनर्जी बनाने का सोर्स ही है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, ATP की प्रोडक्शन कम होगी। अब सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम C जो ही बाहर निकल के हमारे पास आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास अपोप्टोसिस को ये एक्टिवेट कर देता है। अब अपोप्टोसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर लाइसोसोम की इसी तरह हमारे पास मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स वगैरह वो सारे लीक करके साइटोसोल में आ जाएंगे, और उसकी वजह से हमारे पास क्या है, जितने भी वहाँ पे इंट्रासेलुलर कैल्शियम हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है उसको सारे को एक्टिवेट कर देता है। अब कैल्शियम एक्टिवेशन से क्या होता है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि सारे प्रोसेस की वजह से हमारे पास क्या होती है, एट द एंड रिजल्ट जो है उसे हम कहते हैं सेल डेथ हो जाएगी।